फैली हुई थी कि उनका राजा उन सभी पर गोलियां चलवाकर उनको जान से मारने वाला है। यह अफवाह फैलते ही फ्रांस के लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसका विरोध किया जाए और राजा के खिलाफ लड़ा जाए। इसी के चलते लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं पेरिस के टाउन हॉल के सामने जमा होकर प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही में ये सभी लोग मिलकर एक पीपल्स मिलिटिया या कहें तो एक मिलिट्री ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें कि फ्रांस की आम जनता शामिल थी। और इसके बाद एक कई सौ लोगों का ग्रुप फ्रांस की ईस्टर्न साइड में आगे बढ़ने लगता है। ये लोग हथियारों की तलाश में कई सारी सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद ये सभी लोग मशहूर बेस्टाइल फोर्ट्रेस पर हथियार और गोला बारूदों की तलाश में धावा बोल देते हैं और यहाँ उन्हें भारी मात्रा में हथियार मिलते भी हैं। दोस्तों बेस्टाइल प्रिजन की इस लड़ाई को हम स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि इस प्रिजन का कमांडर मारा जाता है। इसी के साथ साथ ये लोग जेल में बंदी के साथ कैदियों को भी रिहा करा लेते हैं। दोस्तों बेस्टाइल को सभी फ्रांस के देशवासी नाम पसंद करते थे क्योंकि ये किला फ्रांस की राजा की अंधी ताकत और मनमानी को दर्शाता था। इस रिवॉल्ट के बाद ये किला काफी हद तक टूट जाता है और इसकी कीमती पत्थरों को बाजारों में बेच दिया जाता है। दोस्तों ऐसा माहौल फ्रांस में आने वाले कई दिनों तक बना रहता है। जगह जगह रैलियां और प्रदर्शन होते हैं और ज्यादातर लोग ग्रेड की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे होते हैं। दोस्तों जितनी भी घटनाएं फ्रांस में घट रही थी वो अंत में जाकर उनके राजा के एग्जीक्यूशन की वजह बनती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये सब फ्रांस में कैसे, कब और क्यों हुआ। ये वो साल थी जब फ्रांस में एक नया किंग बनता है जिसका नाम था लुई 16। ये राजा इस समय केवल 20 साल का था जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। लुई 16 की शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनियट के साथ हुई थी। ये किंग बाकी राजाओं की तरह एक बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत पैलेस में रहता था जिसका नाम था वर्साई पैलेस। क्योंकि ये पैलेस बहुत बड़ा और लग्जरी था इसलिए इस पैलेस का खर्चा बहुत ज्यादा था। दोस्तों जब लुई 16 राजा बना था तो किंगडम का ट्रेजर यानी कि पैसा लगभग खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो चुका था? तो इसके पीछे कई रीजंस थे। पहला रीजन तो वर्साई पैलेस ही था क्योंकि उसको मैनेज करने में बहुत खर्चा होता था और दूसरा रीजन था लंबे टाइम से चल रही वॉर्स। लुई 16 ने क्या किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की थी क्योंकि ब्रिटेन उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर अपना कब्जा किए हुए था। अब आप खुद सोचो कि राजा इतने वॉर लड़ेगा तो पैसा तो खर्च होगा ही, ऊपर से राजा कर्जे में भी आ जाता है। राजा के ऊपर 2 बिलियन लीवर का कर्ज तो पहले से ही था लेकिन वॉर की वजह से कर्ज बढ़कर 3 बिलियन लीवर हो जाता है। लीवर उस समय की फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। राजा के ऊपर इतना कर्ज होना कोई छोटी बात नहीं थी। ऊपर से जिन लोगों ने राजा को लोन दिया था अब वे लोग राजा से 10% इंटरेस्ट की मांग कर रहे थे। तो अब आप खुद सोचो कि राजा बेचारा करे तो करे क्या। राजा के ऊपर लोन का प्रेशर, ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर, इनके अलावा आर्मी का खर्च, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स, इन सब की रिस्पांसिबिलिटी राजा के सर पर ही थी। इसलिए राजा ने मजबूरी में आकर जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब दोस्तों क्या लगता है आपको कि ऐसा करने से राजा की समस्या सॉल्व हो गई थी? नहीं, बल्कि ऐसा करने से राजा की समस्या और ज्यादा बढ़ गई थी। देखो क्या था, 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। मतलब सिंपली फ्रांस के लोग 3 हिस्सों में बटे हुए थे। सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च की रिचुअल और रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते थे, जिन्हें हम अपनी भाषा में पुजारी भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब ऐसे लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब राजा और राजा के सगे संबंधी लोग, यानी कि राजा का परिवार हो गया और उसके रिलेशन वाले लोग इसी स्टेट में आते थे। और फ्रांस सोसाइटी में सबसे नीचे यानी कि थर्ड स्टेट में आते थे नॉर्मल लोग, यानी कि बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लेबर्स, सर्वेंट्स, मतलब मुख्य रूप से जितने भी किसान और मजदूर थे वो इसी स्टेट में आते थे। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस सोसाइटी के अंदर जितने भी कमजोर लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। मतलब राजा केवल इन्हीं थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेता था, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। बल्कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब अलग से कई सारे अधिकार मिलते थे और रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थी, मतलब किसान थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पास बहुत सारी जमीनें होंगी, बल्कि ऐसा तो था ही नहीं। ये तो केवल नाम के किसान थे। जमीनें तो केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास होती थी। पूरी जमीन का 60% हिस्सा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग ही ओन करते थे। इसलिए जितने भी किसान थे वो मजबूर होकर इन्हीं की लैंड पर काम करते थे जो कि रेंटेड होती थी। कहने का मतलब ये है कि थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, खास करके पीजेंट्स के ऊपर। एक तो वो पहले से गरीब थे, ऊपर से उन्हें काफी ज्यादा टैक्स भी देना पड़ रहा था। 3 तरह के टैक्सेस उन्हें देने पड़ रहे थे। पहले थे टाइस, जिन्हें धार्मिक टैक्स भी बोला जाता है। इसमें चर्च किसानों से फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल करता था, मतलब फसल का जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 10% हिस्सा चर्च ले जाती थी। दूसरे तरह के टैक्सेस होते थे डायरेक्ट टैक्सेस, जिन्हें टाइल बोला जाता था, जो कि राजा के द्वारा थर्ड स्टेट के लोगों से लिए जाते थे। केवल इतना ही नहीं, राजा केवल डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता था बल्कि कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेता था जो कि रोजमर्रा की चीजों पर लगते थे, जैसे कि सॉल्ट एंड टोबैको। इस तरह की चीजों से भी टैक्स लिया जाता था। तो ये 3 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे स्टेट यानी फ्रांस की फाइनेंशियल नीड इन गरीब लोगों के टैक्सेस से पूरी की जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। आगे हम ये देखते हैं कि सिचुएशन और ज्यादा कैसे पूरा भी कह सकते हैं वो पीजेंट्स के द्वारा दिया जाता था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। दोस्तों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो फ्रांस के लोग थे उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दोस्तों फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि 1789 तक 28 मिलियन तक पहुंच जाती है। इसी बढ़ती पॉपुलेशन के कारण देश के अंदर खाने की भी डिमांड बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर लोग ज्यादा होंगे तो खाने की भी डिमांड ज्यादा ही होगी। लेकिन दोस्तों खाने की डिमांड तो फ्रांस में बहुत थी, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन था वो इतना था ही नहीं कि इस डिमांड को मीट कर पाए। इसी के कारण ब्रेड, जो कि फ्रांस की मेन डाइट का हिस्सा थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और इस समय तक ज्यादातर जो फ्रांस के वर्कर्स थे वो फिक्स्ड वेजेस पर दुकानों या वर्कशॉप्स पर काम करते थे। दोस्तों इसी कारण देश में महंगाई तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन वर्कर्स की सैलरी उतनी थी। इन गरीब वर्कर्स की अभी तक सुनने वाला कोई नहीं था। इसी कारण जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते गए और जो गरीब थे वो और गरीब। हालात और भी ज्यादा खराब तब हो जाते थे जब कभी भी इन गरीब किसानों को ड्रॉट यानी सूखा और हेल स्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी फसलें काफी हद तक खराब हो जाती थी। दोस्तों इसी के चलते फ्रांस में आ जाती है एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो कि ओल्ड रेजिम यानी 1789 से पहले होती है। बेसिकली इसका मतलब होता है जब लोगों की बेसिक जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान खतरे में हो और लोगों को सिर्फ जीने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़े। तो दोस्तों आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। तो दोस्तों ये सब शुरू होता है बैड हार्वेस्ट यानी फसल का अच्छे से ना होना। इसकी वजह से लोगों के बीच खाने की कमी होने लगती है यानी स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स। और फिर इसी के चलते फूड प्राइसेस बढ़ने लगती हैं क्योंकि खाने की डिमांड तो उतनी होती है, लेकिन बैड हार्वेस्ट यानी फसल के खराब होने की वजह से सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और फिर जो गरीब लोग होते हैं वो फूड जैसे कि ब्रेड नहीं खरीद पाते। इसी के चलते सोसाइटी के अंदर अमीरों और गरीबों के बीच राइट्स यानी दंगे और लड़ाइयां होने लगती हैं और खाने की कमी से लोग कमजोर होने लगते हैं। इसी की वजह से लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ फूड राइट्स के चलते भी लड़ाइयों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों अगर इसे ठीक से देखें तो कुल मिलाकर इसमें मर लोग ही रहे होते हैं। तो ये थी वजह इस क्राइसिस की। ग्रोइंग मिडिल क्लास आवाज नहीं उठाई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि इन्होंने आवाज उठाई। पास में कई सारे पीजेंट्स और वर्कर्स ने इन बढ़ते हुए टैक्सेस और फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कई सारे रिवॉल्ट्स किए थे, पर उनके रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। मतलब वो अपनी आवाज को इतने ऊपर तक नहीं ले जा पाए थे कि वो सोसाइटी में कुछ सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस ला पाए। इसके पीछे भी कुछ कारण थे, जैसे कि पहला कारण था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे, मतलब इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं थे कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ पाए। और दूसरा, ये लोग एजुकेटेड भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय निकला तो इन्हीं लोगों में से एक नया ग्रुप उभर के सामने आया जिनको बोला गया मिडिल क्लास। ये कोई अलग से नए लोग नहीं थे, बल्कि ये थर्ड स्टेट के ही लोग थे। पर खास बात ये थी कि ये लोग थोड़े प्रॉस्पर हो गए थे, मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो गए थे। स्ट्रांग इसलिए हो गए थे क्योंकि ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करते थे, जिन्हें रिच लोगों को बेचते थे और पैसे कमाते थे। इसलिए इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। ऊपर से ये लोग एजुकेटेड भी हो गए थे
थे, इसलिए इन लोगों को ये समझ में आने लगा था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इन्हें अलग अलग आइडियाज आने लगे थे। तो ये जो नई मिडिल क्लास उभर रही थी, उनका मानना ये था कि जितने भी लोग हैं उनको सेम राइट्स मिलना चाहिए, किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, मतलब जन्मजात अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की क्या सोशल पोजीशन होगी ये उसके जन्म पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति में क्या काबिलियत है वो आधार पर तय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई क्लर्जी और नोबिलिटी फैमिली में पैदा हुआ है तो उन्हें बहुत कुछ प्रिविलेजेस मिले और जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसे बिल्कुल भी प्रिविलेजेस ना मिले। इस तरह का भेदभाव सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग इस तरीके से डेवलप हो रही थी। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये लोग ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें सभी लोगों के लिए फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। मिडिल क्लास लोगों की इसी थिंकिंग को कई सारे बड़े बड़े फिलोसफर ने भी सपोर्ट किया था, जैसे कि जॉन लॉक अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किंग के एब्सोल्यूट राइट्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाते हैं। उनका कहना यह था कि सारे राइट्स राजा के पास नहीं होने चाहिए। रूसो ने भी इसी आइडिया को सपोर्ट करते हुए एक ऐसी गवर्नमेंट की मांग की जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि आम जनता की डिमांड्स भी पूरी हो सके। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पावर केवल राजा के पास नहीं हो बल्कि पावर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया हो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और सबके अपने अपने काम हो। किसी पावर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया हो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और सबके अपने अपने काम हो। किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे इन सभी फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे वो अलग अलग जगहों पर डिस्कस होने लगते हैं, जैसे कि सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में और तो और बुक्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी आइडियाज अलग अलग लोगों तक पहुंच रहे थे। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन लोगों को ये आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहे थे। तो ये सब बात सुनकर लोग राजा से काफी ज्यादा गुस्सा थे। इसी बीच राजा की टैक्स बढ़ने की न्यूज़ भी सामने आती है। तो देख रहे हो कहानियां वहीं जुड़ रही है, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। तो